नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स जिसकी टाइम लिमिट 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च 2024 जो अभी स्क्रूटनियाँ चल रही हैं उनका असेसमेंट कंप्लीट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। इट मीन्स असेसिंग ऑफिसर को 31 मार्च 2024 से पहले ऑर्डर करना ही होगा। अब वह चाहे एसएससी के फेवर में हो या एसएससी के अगेंस्ट में, वो एक अलग बात है। अगर एसएससी के फेवर में कोई ऑर्डर पास होता है तो एक बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट, अगर एसएससी के फेवर में ऑर्डर नहीं होता, इट मीन्स कि असेसमेंट ऑर्डर में कुछ एडिशंस हुए हैं या जो एसएससी ने स्क्रूटनी के टाइम पे रिप्लाई दिए थे वो एओ को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे, एओ से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वह असेसमेंट में उन इनकम का एडिशन कर देता है और उस पर डिमांड जनरेट कर देता है। अब बात आती है कि अगर असेसमेंट में डिमांड जनरेट हो गई तो एक एसएससी के पास में क्या क्या रेमेडी अवेलेबल रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं कि अगर डिमांड निकल गई तो एसएससी के पास क्या क्या रेमेडी रहती है। एसएससी के पास सबसे पहली रेमेडी आती है कि वह कमिश्नर अपील के सामने अपील पेश करे और जो भी उसके ग्राउंड्स है कि जिस ग्राउंड पर उनको लगता है कि एओ ने गलत किया है वह बताए और उस पर अपना सबमिशन पेश करे। सेकेंड रेमेडी उसके पास आती है कि वह 264 में सीआईटी ऑनरेबल सीआईटी के सामने रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दे। अगर उसको लगता है कि मेरा केस बिल्कुल क्लियर था, असेसिंग ऑफिसर ने गलती से ही एडिशन कर दिया, तो वह चाहे तो 264 में रिवीजन की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। थर्ड रेमेडी अगर आती है, अगर एसएससी को लगता है कि जो डिमांड जनरेट की गई है वह बहुत बड़ी है या उसमें लॉ का वायलेशन हुआ है, अगेंस्ट द नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस है, तो उस केस में वह सीधा हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, वह सीधा हाई कोर्ट में रिट लगा के भी बता सकता है कि साहब मेरे साथ जो जो ये चीज़ें हुई हैं सब गलत हुई हैं, अगेंस्ट लॉ हुई हैं, तो वह हाई कोर्ट में भी जा सकता है। अब बात आती है, कई बार क्वेरी आती है कि सर मेरी तो डिमांड थोड़ी सी ही निकली है, तो क्या मुझे अपील में जाना चाहिए। तो दोस्तों यह एक सबका सेपरेट व्यक्तिगत डिसीजन रहता है कि आपको अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरी राय में ये है कि अगर आपकी कोई डिमांड निकली है तो आपको अपील ज़रूर करनी चाहिए। उसके क्या फ़ायदे होते हैं? उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आपका असेसमेंट कंप्लीट होता है और उसमें डिमांड जनरेट होती है और आपको लगता है कि भी डिमांड थोड़ी सी है, मैं इसको जमा कर देता हूँ, लेकिन उस समय आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि असेसमेंट ऑर्डर के लास्ट में असेसिंग ऑफिसर कुछ पेनल्टी प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करता है। अगर आप अपील दाखिल नहीं करते और डिमांड को पे कर देते हैं तो आप पे पेनल्टी प्रोसीडिंग तो इनिशिएट तो हो ही गई, तो आप पे पेनल्टी भी इम्पोज हो जाएगी। असेसिंग ऑफिसर ही कहेगा कि देखो इन्होंने मेरी डिमांड जो थी सही है, इन्होंने मान लिया और पे कर दी, इसलिए इन पे पेनल्टी भी लगनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप उससे डिमांड से एग्री हैं और आप उसको पे कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपील दाखिल कर देते हैं तो आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग्स भी स्टे हो जाती हैं और ये माना जाता है कि हम इस जो डिमांड निकली है इससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इससे टोटली डिसएग्री हैं। सेकंड पॉइंट, अगर आप अपील दाखिल करते हैं, मान लीजिए आपने कहा मेरे से डिमांड निकली केवल 70,000 रुपये की और मैं अपील में नहीं जाना चाहता, मैं इसको जमा करा के फ्री करना चाहता हूँ, तो दोस्तों फिर वही पेनल्टी प्रोसीडिंग तो रहेगी। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 70,000 रुपये जमा कराइए, उससे क्या होगा, आपकी जो डिमांड थी वो पे हो गई, डिपार्टमेंट को आपसे कोई पैसा नहीं लेना। अब आप अपील दाखिल करिए, अपील से क्या होगा, आपकी पेनल्टी प्रोसीडिंग तो स्टे हो गई। लेकिन मीनवाइल गवर्नमेंट टाइम पे क्या करती है, विवाद से विश्वास जैसी कई स्कीम्स लाती है कि जिसमें वह कहती है कि करदाता को जो भी आपकी पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है इनको एक बीच का रास्ता निकाल के अपन ख़त्म करते हैं। जैसे लेटेस्ट एक विवाद से विश्वास स्कीम आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आप टैक्स जमा कराइए, ब्याज और पेनल्टी हम माफ़ कर देंगे, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड बात आती है, कई बार एसएससी कहता है कि सर मेरी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, मैं इस पॉइंट पे गलत था, तो अब क्या मुझे अब मैं अभी भी अपील करूं। दोस्तों मेरा इस विषय में क्लियर कट राय है कि यदि आपको लगता है कि आप फैक्ट्स आपके कमज़ोर हैं और आपकी डिमांड जेन्युइन है, आपको जमा करानी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप फैक्ट्स में कमज़ोर हैं, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या असेसिंग ऑफिसर ने लॉ के जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई किया था, क्या आपके असेसमेंट के दौरान जो नोटिस इशू हुआ वो टाइम पे हुआ, जुरिडिक्शनल ऑफिसर ने किया, सही टाइम पे किया। तो ये सब कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए असेसिंग ऑफिसर को आपका नोटिस इशू करने से पहले एक अप्रूवल लेनी थी।
अप्रूवल लेनी थी जॉइंट कमिश्नर की, ठीक है, कानून में लिखा हुआ है कि आपको जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेनी है। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल ना लेके कमिश्नर साहब से अप्रूवल ले ली। कमिश्नर साहब जॉइंट कमिश्नर की भी सुपीरियर अथॉरिटी है। तो क्या एक असेसिंग ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर की परमिशन लेने की जगह पे जो कानून में लिखा पड़ा है सीआईटी की परमिशन लेके अपनी असेसमेंट प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर सकता है? तो आप कहेंगे भाई सुपीरियर है, सीनियर है, वो दे सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर कानून में लिखा है जॉइंट कमिश्नर तो असेसिंग ऑफिसर को जॉइंट कमिश्नर से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। यह वैसा ही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन अगर कोई केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो उसका पहले फैसला हाई कोर्ट करेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। उसी तरह से अगर कानून ने कह रखा है कि एक पावर जॉइंट कमिश्नर को दे रखी है कि आपको अप्रूवल देनी है, तो असेसिंग ऑफिसर को अप्रूवल जॉइंट कमिश्नर से ही लेनी पड़ेगी। अगर वह कमिश्नर से भी अप्रूवल ले लेता है तो वह गलत है, आपकी पूरी प्रोसीडिंग क्वैश हो सकती है और आपकी डिमांड जीरो हो सकती है। ठीक इसी तरह से अपन एक पॉइंट और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कानून में टाइम लिमिट दी है कि नोटिस आपको किसी भी मान लीजिए 31 मार्च से पहले इशू करना है। अब आपके पोर्टल पे आपने देखा 2 तारीख को एक नोटिस रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस पे 31 मार्च की तारीख आ रखी है। आपने कहा देखा नोटिस तो सही है, लेकिन अब अगर आप देखें तो उस नोटिस पे नीचे डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। आपने वहाँ देखा तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर पे डेट आ रही है 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल की डेट आ रही है तो इसका मतलब कि असेसिंग ऑफिसर ने उस पर साइन 1 अप्रैल को की है। इसका मतलब कि जो नोटिस 31 को इशू होना था वो 31 को इशू नहीं हुआ, वो 1 अप्रैल को ही साइन हुआ और 1 अप्रैल को ही इशू हुआ। साइन होने के बाद ही इशू होगा। तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि साहब ये जो मुझे नोटिस मिला था ये टाइम बार्ड है, ये लिमिटेशंस में ही फॉल नहीं करता, तो वहाँ भी आपका केस मजबूत हो सकता है। तो आपको जब भी आपको केस आपका कमज़ोर लगे तो आपको फैक्ट्स के साथ साथ में आपके लॉ पॉइंट्स भी देखने चाहिए कि क्या आपके लॉ पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके केस में जो लॉ में प्रोविजंस दिए गए हैं उनका पूरा फुलफिलमेंट किया गया है, उनको फॉलो किया गया है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास कोई भी केस आता है तो आप सबसे पहले उसको डिटेल में गो थ्रू करें। आप डायरेक्टली ये नहीं कहें कि छोटा सा अमाउंट हम इसको जमा करा देते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि आपके फैक्ट्स और आपके लॉ पॉइंट क्या कहता है, और अगर आपको फिर भी लगे तो भी आप, मेरी राय तो ये कि आप डिमांड जमा करा के अपील ज़रूर दाखिल करें। मान लीजिए अगर अपील में कोई जैसे बेनिफिट आ गई, एमनेस्टी स्कीम आ गई, तो उस समय आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी और भी डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।